आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फरमान खान बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री पर। जैसा कि फ्रेंड्स हमारा चैप्टर हमारी आरबीएससी एग्रीकल्चर बायोलॉजी चल रही थी, जिसका हम लेसन नंबर 5 कर रहे थे। इसका हमने क्या करा, अभी लेसन नंबर 13 है, वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेसन 13 नहीं देखा तो आप जाके यूट्यूब की प्ले में देख सकते हैं। और इसकी हमारी जो 5th चैप्टर है प्लांट पैथोलॉजी, उसकी हमारी 3 वीडियो आ चुकी हैं। हम कवक के बारे में पढ़ रहे थे या फंगस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कवक के सामान्य लक्षणों के बारे में पूरी डिटेल से स्टडी कर ली थी। आज हमारा जो टॉपिक है वो देखेंगे हम कवक जाल या माइसीलियम किसको बोलते हैं। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज का हमारा जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं, मगर उससे पहले मैं आपको बात बता देता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, हम कोई भी नई वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हम इस चैनल पर सुबह डेली 11:30 बजे और शाम को जो क्या करते हैं 6:30 बजे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर बायोलॉजी की वीडियो डालते हैं। तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कवक जाल। कवक जाल देखिए क्या होता है फ्रेंड्स। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो कवक होते हैं, क्या होते हैं कवक, आपके जो कवक कवक या फंगस होते हैं वो छोटे छोटे क्या होते हैं, पतले धागे के जैसी संरचनाओं से मिलकर बनते हैं। आपके जो क्या होता है फंगस या कवक जो होती है या कवक होता है, वो आपका इस तरीके से छोटे छोटे धागे के समान संरचनाओं से बने होते हैं या छोटे छोटे तंतु के समान संरचनाओं से बने होते हैं। उनको बोलते हैं कवक तंतु। कि कवक छोटे छोटे तंतुओं से मिलकर बना होता है। उन तंतुओं को क्या बोलते हैं, कवक तंतु, या आप याद रखें उनको बोलते हैं हाइफी। क्या बोलते हैं उनको, हाइफी बोलते हैं। ठीक है। अब जब ये कवक तंतु या हाइफी आपस बहुत सारे हाइफी आपस में मिल जाते हैं तो एक जाल की जैसी संरचना बन जाती है, उसे बोलते हैं कवक जाल। उसे क्या बोलते हैं, कवक जाल या माइसीलियम बोलते हैं। तो देखते हैं कवक का थैलस। जो कवक का क्या होता है, थैलस होता है अनेक पतली धागे जैसी नलिकाकार। नलिकाकार क्या होता है अभी देखना, संरचनाओं से बनता है, जिन्हें कवक तंतु या हाइफी भी कहते हैं। ठीक है। जब बहुत सारे कवक तंतु इकट्ठे हो जाते हैं तो एक जाल की नुमा संरचना का निर्माण करते हैं, तब इन्हें कवक जाल कहते हैं। तो उम्मीद है आपको कवक तंतु और कवक जाल का समझ में आ जाएगा कि कवक जो होते हैं वो बहुत सारे तंतुओं से छोटे छोटे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं ना, उन तंतुओं को कवक तंतु बोलते हैं। और जब कवक तंतु बहुत सारे आपस में मिल जाएंगे तो एक जाल की जैसी संरचना बन जाती है, उसे कवक जाल कहते हैं। और आपके जो जो कवक का थैलस होता है, थैलस मैंने बताया था अभी आपका क्या होता है, जो कवकों का थैलस होता है वो क्या होता है आपका कवक जाल से बना होता है या कवक तंतुओं से बना होता है। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब कवक जाल दो प्रकार के हो सकते हैं, या आपका माइसीलियम दो प्रकार का होता है। एक कवक जाल तो वो भाई, एक कवक जाल तो वो जो किससे बना हो, पट युक्त कवक तंतुओं से बना हो। किससे बना हो, पट युक्त कवक तंतुओं से बना हो। इसका मतलब क्या है देखिए, एक कवक जाल तो वो जो पटयुक्त तंतुओं से बना हो। पटयुक्त तंतु का मतलब क्या देखिए, ये आपके मान लो कोई तंतु है, ये इस प्रकार से कोई कवक तंतु है। अगर इस कवक तंतु में इस प्रकार से आडी भित्तियां पाई जा रही हैं तो इन आडी भित्तियों को क्या बोलते हैं, पट। समझ में आ रही है मेरी बात। इस तरीके से ये इनका केंद्रक हो गया। ठीक है। तो अगर कोई कवक इस प्रकार के मतलब पट युक्त तंतुओं से बना है तो वो होगा पट्ट युक्त कवक जाल। समझ में आ रही है। पट्ट युक्त कवक जाल क्या होता है, जो पट्ट युक्त कवक तंतुओं से कवक जाल बनता है उसे बोलते हैं पट्ट युक्त कवक जाल। ठीक है। अगर मान लो आपका कवक तंतु जो है वो सीधा ही है, इस प्रकार से, इस प्रकार से आपका कवक तंतु है, ये इस प्रकार से इसके बीच में केंद्रक है, इसमें आपकी आडी भित्तियां नहीं है, तो ये क्या होगा भी आपका पट्ट पट्ट विहीन कवक तंतु। इसे क्या बोलेंगे, पट्ट विहीन कवक तंतु। क्या बोलते हैं इसे, पट्ट विहीन कवक तंतु। तो ऐसा कवक जाल जो पट्टहीन कवक तंतुओं से मिलकर बना होता है उसे बोलते हैं पट्टहीन कवक जाल। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखिए एक बात और देखिए, इसमें क्या होता है, ये जो पट्टहीन अवस्था होती है इसमें आपके बहुत सारे जो केंद्रक होते हैं, देखिए ये सारे के सारे केंद्रक हैं, ये एक तंतु के अंदर ही क्या है भाई, व्यवस्थित हैं। तो क्या हो गया भाई, ये बहुकेंद्र की अवस्था हो जाती है। ये कौन सी अवस्था हो जाती है, बहुकेंद्र की अवस्था। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सहकोशिकीय अवस्था या कोइनोसाइट कंडीशन बोलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी।
देखो मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, पढ़ लेते हैं अपने, कि ये कवक जाल पट्टहीन या पट्टयुक्त हो सकता है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया कि पट्टहीन कवक जाल और या पट्टयुक्त कवक जाल का मतलब क्या। देखो पट्टहीन कवक जाल जिसमें बहुत सारे केंद्र उपस्थित हों तो ऐसा कवक जाल पट्टहीन तथा ऐसी अवस्था को सहकोशिकीय अवस्था कहते हैं। अगर मान लो आपके, ये मान लो कवक तंतु है, इसके अंदर आपके क्या पट्ट नहीं पाए जा रहे, तो क्या होंगे, बहुत सारे केंद्रक आपके इस प्रकार से व्यवस्थित रहेंगे। और ये आपकी कौन सी दशा होगी भाई, बहुकेंद्रीय दशा हो गई। समझ में आ रही है मेरी बात। तो इस कंडीशन को बोलते हैं सहकोशिकीय अवस्था। समझ में आ रही है मेरी बात। और सहकोशिकीय अवस्था अपने को किन में देखने को मिलती है, याद रखिएगा, ऊमाइसिटीज एक वर्ग होता है भी, ऊमाइसिटीज कवकों का एक वर्ग है। इसके अंदर जितने भी कवक आएंगे, ऊमाइसिटीज के अंदर जितने भी कवक आते हैं, उन कवकों का कवक जाल जो होता है वो पट्टहीन होता है। वो क्या होता है, पट्टहीन, उनके अंदर कवक नहीं पाया जाता। तो ये आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि पट्टहीन कवक जाल जो होता है किन कवकों में पाया जाता है, ऊमाइसिटीज वर्ग की जो कवक होती है उनके अंदर पट्टहीन कवक जाल पाया जाता है, या इनके अंदर आपकी सहकोशिकीय अवस्था होती है। उम्मीद है आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। देखो यहाँ पे आपके चित्र भी दे रखे हैं, ये पट्ट, देखो ये देखो पट्ट बना रखे हैं ना, देखो ये पट्ट दे रखे हैं आपके, ये पट्ट हैं, ठीक है। और यहाँ ये पट्ट विहीन कंडीशन है, ये क्या है, पट्ट विहीन, ठीक है। अब अपने आगे देखते हैं कि यदि कवक तंतुओं को आडी भित्ति, यदि कवक तंतु को आडी भित्तियां जो पट्ट कहलाती हैं छोटी छोटी कोशिकाओं के समान खंडों में विभाजित कर दे, ये देखो भाई, तब ये पट्टयुक्त कवक तंतु कहलाते हैं। कि मतलब जब कवक तंतु के अंदर आडी भित्तियां होती हैं तब उस कवक तंतु को क्या बोलते हैं, पट्टयुक्त कवक तंतु कहते हैं, ठीक है ना। और ऐसा कवक जाल जो पट्टयुक्त तंतुओं से मिलकर बना होता है उसे बोलते हैं पट्टयुक्त कवक जाल कहते हैं। अब देखिए अपने क्या करते हैं, अब अपने आगे की तरफ देखते हैं कि आगे का हमारा टॉपिक क्या है। और आपको ये बात भी याद रखनी है कि जो पट्टयुक्त कवक तंतु होते हैं या जो पट्टयुक्त जाल होता है आपका किन कवकों में देखने को मिलता है। जैसे अपनों ने अभी ऊपर देखा था, पट्टविहीन जो कवक जाल होगा या पट्टविहीन कवक तंतु जो होता है आपका, किसमें, ऊमाइसिटीज जो क्या होते हैं वर्ग के आपके कवक होते हैं उनमें देखने को मिलता है। जो आपकी पट्टयुक्त कंडीशन होती है, जो पट्टयुक्त कवक जाल होता है वो आपके एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, ये भी आपके कवकों का वर्ग होता है। इन दो वर्गों में आपको क्या मिलती है भाई, इन दो वर्गों में आपके, इन दो वर्गों की जो कवक होती है उनके अंदर आपको पट्टयुक्त कवक जाल मिलता है। अब देखो क्या बात होगी कि जब इस प्रकार से आडी भित्तियां पाई जाएंगी, देखो जब कवक तंतु में इस प्रकार से आडी भित्तियां पाई जाती हैं तो छोटी छोटी अंदर कोशिका जैसी संरचना बन जाती है, ठीक है ना। छोटी छोटी अंदर क्या बन गई, कोशिका के जैसी संरचना। तो ये बहुकेंद्रीय है या बहुकेंद्रीय की कंडीशन नहीं रह जाती, जैसा कि पट्टविहीन कंडीशन में हो रहा था। पट्टविहीन कंडीशन में क्या होता है, वहाँ कवक जो पट्ट हैं, मतलब कवक तंतु के अंदर पट्ट नहीं पाए जाते तो बहुकेंद्र की अवस्था पाई जाती है ना। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, संकोची अवस्था। पर आपकी पट्ट युक्त जो क्या होती है, आपका जो पट्ट युक्त कवक जाल होता है उसमें क्या होता है, बीच में पट्ट की वजह से क्या होते हैं भाई, छोटे छोटी कोशिकाओं के समान संरचना बन जाती है जिससे बहुकेंद्रीय स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाती। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके मान लो ये पट्ट हैं, ये एक खंड सा है, इस एक खंड के अंदर आपके दो केंद्र मिल जाए तो वो द्विकेंद्र की अवस्था हो जाएगी। मान लो इस प्रकार से आपको दो केंद्र के मिल जाए, है ना, तो वो भी कई बार देखने को मिल जाता है। अब देखिए हम बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करते हैं कवक की कोशिकाओं के बारे में। ये हमारे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से समझिएगा कि कवक कोशिका की संरचना के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको पता होगा भाई, देखो पहली बात तो बस आपको एक शब्द याद रखना है, उस एक शब्द से आपके सारे के सारे काम हो जाएंगे। कि देखिए कवक कोशिका, आपको बस इतना याद रखना है, कवक की जो कोशिका होती है, कवक यूकैरियोटिक कोशिका है। कवक के अंदर क्या पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं, ठीक है ना। कवक के अंदर क्या पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका। बस इससे आपका सारा का सारा काम हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि कवक जो होता है वो यूकैरियोटिक होता है। आपको पता है अब यूकैरियोटिक क्या होते हैं, ऐसी कोशिका जिसमें सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है या सुविकसित केंद्रक पाया जाता है उसे यूकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग पाए जाते हैं। अब देखिए मैं आपको संरचना बता देता हूँ। देखो कवकों में कोशिका भित्ति पाई जाती है भाई, ये अपनों ने पढ़ा है। सेल्यूलोज की हो सकती है, काइटिन की हो सकती है, ज़्यादातर काइटिन की होती है, ठीक है ना। और कई बार और दोनों की भी हो सकती है। अब देखना क्या होगा, तो सबसे बाहर की तरफ आपके कवकों में सबसे बाहर की तरफ आपको देखने को मिलेगी कोशिका भित्ति।
अब कोशिका भित्ति के अंदर आपको एक झिल्ली और देखने को मिलेगी, इस संरचना को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली। बाहर आपकी कोशिका भित्ति देखने को मिलेगी, ये दूसरी झिल्ली जो है ये आपकी कोशिका झिल्ली, ठीक है। अब कोशिका झिल्ली के अंदर आपको यहाँ इस तरीके से द्रव दिखाई देखने को मिलेगा, जिसे बोलेंगे कोशिका द्रव है। यहाँ इस तरीके से आपको द्रव देखने को मिलेगा, जिस तरीके से, जिसे क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव है। और कोशिका द्रव्यों के बीचों बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा? इस प्रकार से एक केंद्रक देखने को मिलेगा, ठीक है। ये केंद्रक होता है आपका सुविकसित केंद्रक। मतलब सुविकसित केंद्रक का मतलब क्या है? ये केंद्रक जो है दोहरी केंद्रक झिल्ली से घिरा रहता है। सुविकसित केंद्र का मतलब क्या है? अभी आपका केंद्रक दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ है, तो इसका मतलब कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है वो केंद्रक झिल्ली से घिरा रहता है, ठीक है। तो आपके बाहर कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन या सेलुलोज, या कई बार दोनों की बनी हो सकती है, पर ज़्यादातर काइटिन की बनी होगी। अंदर ये आपकी कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली किस चीज़ की बनी होती है भाई? प्रोटीन और वसा की बनी होती है, ठीक है। अब बीच में आपका यहाँ अंदर की तरफ ये जो है ये क्या होता है? यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है, और बीचों बीच में क्या पाया जाता है? आपका एक केंद्रक पाया जाता है। अब ये देखो, ये जो जहाँ कोशिका द्रव है, ये यहाँ कोशिका द्रव्य पड़ा है, उस कोशिका द्रव्य में आपके बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। कोशिकांग क्या होते हैं? कोशिका के अंदर छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं, उन्हें कोशिकांग बोलते हैं। अब कोशिकांग तो आपने पढ़ा होगा 11वीं में कि कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया होता है। उसके अलावा आपका क्या? गोल्जी बॉडी, अंतःपर्दव जालिका, राइबोसोम, लाइसोसोम, रसधानी, ये सारी चीज़ होती हैं। तो ये इस प्रकार से आपकी क्या होती है? कवक की जो कोशिका होती है उसकी संरचना होती है। अब मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, देख लेते हैं अपने। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा, मैंने चित्र से जो समझाया था कि कवक की कोशिका सुविकसित केंद्रक युक्त होती है, ठीक है ना। आपकी जो कवक की कोशिका होती है उसके अंदर सुविकसित केंद्रक होता है, मतलब केंद्रक दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। जो कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली द्वारा कोशिका, मतलब कि सबसे बाहर की तरफ कोशिका भित्ति होगी। कोशिका भित्ति मैंने आपको बता दी किस चीज़ की बनी होगी। कोशिका झिल्ली भी होती है कोशिका भित्ति के अंदर। ये मान लो कोशिका भित्ति के अंदर कोशिका झिल्ली होगी, और कोशिका झिल्ली आपकी किसकी बनी होती है अभी? वसा और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो कवक कोशिका होती है उसके अंदर कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब कोशिका द्रव्य में कौन कौन से कोशिकांग होंगे? एक तो केंद्रक होता है, एक केंद्रिका होती है। एक केंद्रिका क्या होती है? केंद्रक के अंदर एक गोलाकार संरचना होती है। केंद्रक के अंदर एक गोलाकार संरचना होती है, उसे बोलते हैं केंद्रिका, ठीक है ना। ये याद रखिए, केंद्रिका केंद्रक के अंदर होती है। सूत्रकणिका, इसे आप माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। अंतःपर्दव जालिका ये भी पाई जाती है। राइबोसोम भी पाए जाते हैं, रसधानियाँ भी पाई जाती हैं, लाइसोसोम भी पाए जाते हैं। इसके अलावा आपकी पुट्टिकाएँ भी मिलती हैं। क्या मिलती हैं? देखिएगा, इसके अलावा आपकी पुट्टिकाएँ, जालिकाएँ इत्यादि उपस्थित होती हैं, ठीक है ना। अब रासायनिक रूप से कवक कोशिका के अंदर क्या होता है? देखना, रासायनिक रूप से कवक कोशिका के अंदर कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, लिपिड मतलब वसाएं, और न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए इत्यादि उपस्थित होते हैं। देखिए, याद रखिएगा, कवक के अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो डीएनए होता है। इसके अलावा डीएनए के अलावा आरएनए भी पाया जाता है, पर आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है ना। कवक का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए। इसके अलावा देखिए, इसके कोशिका द्रव्य में 17 राइबोसोम पाए जाते हैं। आपको पता है भी, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है 17 राइबोसोम, एक तो क्या होता है? 17 राइबोसोम। एक होते हैं 80 राइबोसोम। तो आपके 17 राइबोसोम जो होते हैं वो मिलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, और जो आपके 17 राइबोसोम, सॉरी, जो आपके, मैं बता देता हूँ, देखो 17 राइबोसोम होते हैं वैसे तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलते हैं, पर यूकैरियोटिक कोशिकाओं के दो कोशिकांग होते हैं। एक तो होता है हरित लवक और एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इन दो कोशिकांगों के अंदर आपके 17 राइबोसोम मिलते हैं। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 17 राइबोसोम वैसे तो प्रोकैरियोटिक में मिलेंगे, पर प्रोकैरियोटिक के अलावा आपकी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी मिलते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया और क्या, हरित लवक में। 80 राइबोसोम सिर्फ आपके कहाँ मिलते हैं भाई? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलेंगे। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कहाँ मिलेंगे? कोशिका द्रव्य में, अंतःपर्दव जालिका में, वहाँ मिलते हैं। तो अब देखना क्या लिखी हुई है कि कोशिका व द्रव्य में 80 राइबोसोम मिलते हैं, तथा माइटोकॉन्ड्रिया में 17 राइबोसोम होता है। अभी मैंने आपको बता दिया कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में भी 17 राइबोसोम होते हैं। अब आपका जो कवक होते हैं, कवकों के अंदर हरित लवक तो पाया नहीं जाता, क्योंकि हरित लवक क्या होता है? अभी विषमपोषी है, उनके अंदर हरित लवक तो नहीं पाया जाता। तो हरित लवक नहीं पाया जाएगा तो हरित लवक के अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो भी नहीं पाए जाएंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। इसके अलावा राइबोसोम प्रोटीन तथा आरएनए के बने होते हैं, ठीक है ना। तो इसके अलावा क्या होता है? राइबोसोम प्रोटीन एवं आरएनए के बने होते हैं आपके कौन? जो कवक होते हैं।
याद रखिए भाई, कवकों में संचित भोजन क्या होता है? कोशिका में ग्लाइकोजन, वसा एवं क्या होता है देखना, तेल जो होता है भोज्य पदार्थों के रूप में विकसित रहता है। देखिए ये आपकी कोशिका की संरचना आ गई, मैं भी आपको समझा देता हूँ कि कवकों में आपका जो क्या होता है, जो भोज्य पदार्थ होता है या खाद्य पदार्थ होते हैं, कवकों के अंदर वसा, तेल और किसके रूप में संचित रहता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित रहता है। अब देखिए यहाँ आपकी कवक कोशिका का चित्र दे रखा है, मैं यहाँ आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ एक, ठीक है। देखिए ये बाहर आपकी कोशिका भित्ति दिखा रखी है सबसे बाहर, ये इसके अंदर की तरफ जो दे रखी है कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति है, कोशिका झिल्ली है, बीचों बीच में ये आपका केंद्रक दे रखा है। ये केंद्रक के अंदर मैंने आपको बताया था एक संरचना होती है जिसे केंद्रिका बोलते हैं, ये केंद्रिका है आपकी। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया दे रखा है, ये आपकी रिक्तिका दे रखी है, ये आपके राइबोसोम दे रखे हैं, ये आपका ग्लाइकोजन दे रखा है, ठीक है ना। ग्लाइकोजन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही होता है, ठीक है ना। और ये आपका कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य के अंदर ये आपकी अंतःप्रदेह जालिका है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया दे रखा है, ये आपके लिपिड के कण हैं, ये भी आपके लिपिड के कण दे रखे हैं, ठीक है। तो ये आपकी लेबलिंग है, जाहिर सी बात है। अगर आपको बस वो याद रखना है कि यूकैरियोटिक कोशिका होती है। अब यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? जिनमें सारे कोशिकांग पाए जाते हैं और जिसके अंदर सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। तो ये हमारी थी कवक कोशिका की संरचना। अब देखिए अगला टॉपिक है कवकों के अंदर पोषण, कवकों में पोषण की विधियाँ। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको कवकों की कोशिका की आंतरिक संरचना समझ में आई होगी, और कवक जाल किसे कहते हैं वो समझ में आया होगा। पटहीन कवक जाल किसे कहते हैं और पट्टयुक्त कवक जाल क्या होता है, पटहीन कवक जाल किस में पाया जाता है, पट्टयुक्त कवक जाल किसे पाया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो में से कोई कुछ भी टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या आप मेरा यूट्यूब चैनल के अबाउट का ऑप्शन होता है, वहाँ मेरा जाके आप नंबर चेक कर सकते हैं, वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी हो या जो भी आपके क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, लाइक करना बड़ा ज़रूरी है। देखिए अगर जब आप वीडियो लाइक करते हैं तो उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने का मन करता है और भी बढ़िया तरीके से आपके लिए बढ़िया बढ़िया टॉपिक लाने का मन करता है ना। तो और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा चैनल है जहां आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की डेली वीडियो मिलती हैं। इसके अलावा आपको कोई और चैनल नहीं मिलेगा जिस पे आपको बुक टू बुक समझा रहे हो एक एक चीज़, ठीक है ना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।